नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल में आखिरकार घमासान शुरू हो गया है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि ओली को इस्तीफा देने के लिए उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने कह दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने स्पष्ट रूप से ओली से कह दिया है कि या तो आप इस्तीफा दो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में टूट हो जाएगी, आपकी कुर्सी ऐसे ही चली जाएगी। ये जो नेपाल में घमासान मचा है वो पहले कुछ दिनों से ही ये घमासान मचा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये डेवलपमेंट सामने आया और अब अंतिम स्थिति पर पहुंच गया है कि अब केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उनके पास अब कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ 3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक साथ आ गए हैं। पहले भी एक बार ओली से इस्तीफे की मांग की गई थी, लेकिन उस समय स्थितियां इतनी बदतर नहीं थी। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उन पर दबाव बनाया था कि अब आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी का विलय हुआ था, दो कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन किया गया था। उसी समय कुछ शर्त रखी गई थी और शर्त में यह भी शामिल था कि केपी शर्मा ओली को ही प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन 2 साल के बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे गुट के लोग, जो दूसरा गुट तय करेगा कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी बात पे मर्जर हुआ था 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल पहले 2 फाड़ों में थी, कई छोटे छोटे पार्टियां भी थी, लेकिन बेसिकली 2 बड़ी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी की थी नेपाल में। नेपाल के एक कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML थी, उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट थे वो केपी शर्मा ओली थे, जबकि दूसरी पार्टी एक थी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माइस सेंटर, उसके प्रचंड थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड उसके चेयरमैन थे। दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था और सारी जो नेपाल में चुनाव हुआ 2017 में, उसके बाद नेपाल के दिसंबर के करीब 2017 में चुनाव हुआ था और चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने के बदले एक साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ा था। लेकिन बाद में जो गठबंधन को बहुमत मिली तो बाद में धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो नेपाल के अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो अलग अलग चुनाव लड़ती है। इसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी बनानी चाहिए। इसके बाद कई महीनों तक नेगोशिएशन चलता रहा और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, जो प्रचंड का था और एक ओली का था, दोनों के बीच मर्जर हुआ। मर्जर पर साइन किए गए और उसके बाद 2018 में ओली को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन उस समय भी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने यह कहा था कि आपको आगे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, हमारे लिए रास्ता तैयार करना पड़ेगा। और उस समय जो मर्जर हुआ उसमें भी चेयरमैन केपी शर्मा ओली बने और पार्टी के को चेयरमैन जो बनाया गया वो पुष्प कमल दहल प्रचंड को बनाया गया। लेकिन स्थितियां थोड़ी ऐसे ही चलती रही और जब केपी शर्मा ओली से इस्तीफा की मांग की गई तो उस समय ओली ने एक दूसरी रणनीति बनाई और उस रणनीति पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसको एकजुट करने के लिए चीन से सहायता की मांग की। चीन से सहायता की मांग करने के बाद जो चीन के राजदूत हैं नेपाल में, होई यांकी, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेताओं की बैठक कराई, चीन के नेतृत्व से उनकी मुलाकात कराई और उसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो पार्टी में एक बड़े पद पर हैं, को चेयरमैन हैं पार्टी के, लेकिन उनको उतना ज़्यादा समर्थन नहीं था, क्योंकि उस समय तक लग रहा था कि ओली हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनका रवैया है, कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब चीन के हस्तक्षेप के कारण ओली को कुर्सी मिल गई, कुर्सी बच गई उनकी और वो प्रधानमंत्री बने रहे, इस्तीफे की मांग दब सी गई, पार्टी फिर से एकजुट हो गया, तो उसके बाद ओली ने मनमानी करना शुरू कर दिया। मनमानी का मतलब ये है कि ओली के ऊपर जो चीन ने एहसान किया था, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए ओली ने भारत विरोधी रुख अपना लिया और भारत के साथ धोखेबाजी करने लगे। उन्होंने भारत के 3 क्षेत्रों के ऊपर दावा ठोक दिया, काला पानी, लिपू लेक
और लिम्पुआधूरा का जो 3 क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें उन्होंने एक नक्शा अपना बनवाया और बताया कि इन 3 क्षेत्रों में उसके अपने क्षेत्र हैं, नेपाल का क्षेत्र है, भारत इस पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। ये मामला गर्म हो गया और ये मामला भी तब आया जब चीन और भारत की सीमा पर भी विवाद चल रहा था। उस समय चीन ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए नेपाल का इस्तेमाल किया और नेपाल के इस्तेमाल में उन्होंने सबसे ज़्यादा चीन ने ओली का इस्तेमाल किया। ओली इस जाल में फंस गए, चीन के इस जाल में ऐसे फंसे कि अब उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। जब भारत विरोधी रुख उसने अपनाया और ओली ने उस समय जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, उससे लग रहा था कि नेपाल अब चीन की गोद में बैठा हुआ है। यानी कि मेन नेपाल कहने का मतलब है कि केपी शर्मा ओली, क्योंकि नेपाल में अभी भी भारत का समर्थन ज़्यादा है, वहाँ की जनता के बीच भी भारत का ज़्यादा समर्थन है चीन की अपेक्षा। और यहाँ तक कि वहाँ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, नेपाल की कांग्रेस पार्टी भी जो है वो भी भारत के समर्थक है और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी भारत समर्थक जो वर्ग है वो बड़ा है। लेकिन फिर भी ये जो नेपाल का जो पूरा मामला जो भारत विरोधी हुआ, उसमें केपी शर्मा ओली और चीन के गठबंधन का हाथ था। इन दोनों ने मिलके भारत के साथ एक नया विवाद शुरू कर दिया और उसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड को समर्थन मिलना शुरू हो गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ 2 और पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री आ गए, क्योंकि इन लोगों को पहले जो स्थितियां थी, जो मामले उठाए जा रहे थे कि मर्जर के टाइम में ही दोनों पार्टियों ने तय किया था कि प्रधानमंत्री का पद होगा, जो दोनों पार्टी के जो अलग अलग गुट के नेता हैं उन नेताओं के बीच बांटा जाएगा, कुछ समय आप रहें कुछ समय हम रहेंगे। उस मामले पर तो आपसी सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन भारत के खिलाफ जब नेपाल सामने आया और ओली का जो भारत विरोधी रुख सामने आया, उसके बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ी फूट होने लगी और पुष्प कमल दहल प्रचंड को 2 पूर्व प्रधानमंत्री यानी माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल, 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का समर्थन मिला। ये 3 पूर्व प्रधानमंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केपी शर्मा ओली धीरे धीरे अपनी पार्टी में ही अलग थलग पड़ने लगे। केपी शर्मा ओली वहाँ तक नहीं रुके थे, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच का सीमा विवाद डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने के लिए वहाँ के पार्टी के नेता बोल रहे थे। उसी बीच ओली ने एक और ऐसा काम कर दिया जिससे वो जो दूसरे गुट के नेता हैं जो भारत का समर्थन करते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध की वकालत करते हैं, ये लोग ओली से नाराज हो गए। उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी कि कुछ समय पहले ही ये जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों ने एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें 1 साल पहले के उस समझौते के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि शी जिनपिंग के विजन को नेपाल में लागू करने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों को ट्रेनिंग दी गई। इस बात को लेके माधव कुमार नेपाल, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के विदेशी मामले के जानकार हैं, विदेशी मामले संभालते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न के हेड हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया और उस वर्चुअल मीटिंग के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस समय जबकि भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है, लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, उस समय नेपाल इस तरह के मीटिंग चाइना के साथ न करे, क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा और भारत के साथ संबंध खराब करके नेपाल आगे नहीं बढ़ सकता। नेपाल की जनता को, नेपाल की समृद्धि को चाहिए, अगर नेपाल को खुशहाल रखना है तो उसके लिए भारत के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। भारत के संबंध के आधार पर हम चीन के साथ संबंध बेहतर नहीं कर सकते। उनके साथ झालानाथ खनल भी आ गए और दूसरे जो विष्णु रिजाल भी थे, जो दूसरे बड़े बड़े कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता हैं, वो माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और उनके साथ जो पुष्प कमल दहल प्रचंड पहले से ओली के खिलाफ खड़े थे, इन लोगों ने एक गुट बनाई और उसके बाद काठमांडू में एक बड़ी मीटिंग चली, मैराथन दौर की मीटिंग चली, जिसमें
जो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी है उसके 30 से ज़्यादा नेता, सेंट्रल लीडरशिप के 30 से ज़्यादा नेताओं ने भाग लिया और साथ ही जो प्रोविंसेस हैं नेपाल में उसके 70 डेलीगेट्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के काठमांडू के इस बैठक में शामिल हुए। इन लोगों ने सबसे पहले उसके गवर्नेंस पर सवाल उठाया, करप्शन पर सवाल उठाया कि ओली की सरकार में जो नेपाल का शासन है वो कैसे चल रहा है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो मुद्दा था नेपाल के विदेश संबंध के बारे में कि नेपाल क्या चीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है और उसमें भी भारत को नीचा दिखाकर भारत के साथ संबंध खराब करके चीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इस मामले पे लगभग सारे नेताओं का एक मत था कि भारत के साथ संबंध खराब करके चीन के साथ संबंध बेहतर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी जब चीन और भारत के बीच चुनाव करना था तो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भारत का चुनाव किया और जब भी प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ तो पहला विदेश दौरा जो उनका था भारत का रहा था। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पूरा एजेंडा बताया कि इस एजेंडे में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि भारत के साथ हमारा संबंध खराब हो। हमने भारत विरोधी रुख नहीं अपनाया है। हो सकता है, संभव है कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, दोनों जगह पर वामपंथी सरकार है चीन और नेपाल में, तो उन दोनों के बीच नज़दीकी हो सकती है, लेकिन वो नज़दीकी भारत की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। इस बात के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड के पास पूरी ताकत मिल गई कि अब ओली के खिलाफ हम विद्रोह कर सकते हैं, ओली को से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। और प्रचंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाकर स्पष्ट रूप से इस्तीफे की मांग कर दी ओली से कि अब आपको प्रधानमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 2 धड़ों में फिर से बढ़ जाएगी। जिस तरह से पहले 2018 के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 2 धड़ों में थी, एक यूएमएल और एक माइस सेंटर, उसी तरह से हम आपसे अलग हो जाएंगे और इस बार जो अलग होंगे तो आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। इस बात को लेके राजनीतिक घमासान नेपाल में चल रहा है और कुछ दिन के अंदर ही एक बड़ी खबर नेपाल से आएगी, क्योंकि भारत विरोधी रुख अपनाने के बाद ओली की जो स्थिति नेपाल में हुई है, उसके बाद जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कांग्रेस पार्टी और जो घाटी क्षेत्र के, तराई क्षेत्र के जो कुछ पार्टियां हैं, जो मधेसी ग्रुप की पार्टियां हैं, इन लोगों ने भी एक ही उपाय सुझाया कि ओली से इस्तीफा लेकर ही नेपाल और भारत के बीच के संबंध को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि नेपाल भारत से संबंध खराब करके कभी भी समृद्ध नहीं रह सकता। और अब वो समय आ गया है कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ दिन के अंदर ही नेपाल से एक बड़ी खबर आएगी और ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।